नमस्कार साथियों, अपना फैमिली फार्मर चैनल पे एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारी जो चर्चा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक से हम लोग सब जुड़े हुए हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, आज एक ऑर्गेनिक फार्म पे हम लोग पहुंचे हैं जो कि गुलर भोज में है। मैं आप सबका परिचय कराना चाहता हूं हमारे आदरणीय पूरन सिंह रावत जी से। वैसे तो सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मगर अपने दर्शकों के लिए मैं फिर भी बताना चाहता हूं कि हमारे पूरन सर जो हैं वो उत्तराखंड पुलिस में अभी इस समय आईजी ट्रेनिंग है। और सर का बहुत जुड़ाव है ऑर्गेनिक से। हम लोग बहुत कुछ सर से सीखते हैं, क्योंकि सर ने एक प्रेरणा स्रोत बन के जो है एक बहुत कामयाबी ऑर्गेनिक में हासिल की है अपने फार्म पर। आज हम सर का फार्म विजिट के लिए गुलर भोज में आए थे। तो चलिए आप सर से हम जानते हैं कि सर ऑर्गेनिक में आपको जो है आने की प्रेरणा जो है वो कहाँ से मिली। मेरा बैकग्राउंड फार्मिंग से ही है। मेरी जो लैंड है पेरेंटल लैंड है। 2017 मुझे एक वेस्ट डिकम्पोजर का लिंक मिला था, और वो मैंने देखने के पश्चात मुझे लगा कि यार ये कारगर हो सकता है, तो मैंने उसका प्रयोग किया। जब मैं कुमाऊं में IDIG के पद पर था, फिर वहीं घर में मैंने उसका प्रयोग किया। फिर मुझे कुछ ठीक लगा, फिर मैंने उसको बड़े स्केल पर अपने फार्म में शुरू किया। शुरुआती दौर में मुझे लगा कि वेस्ट डिकम्पोजर एक मिरेकुलस खाद है। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि वेस्ट डिकम्पोजर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मर के लिए कामयाब नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें और एड ऑन करनी है। तो इस तरीके से मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग में मतलब वेस्ट डिकम्पोजर के जरिए ही लैंडिंग हुई है। क्या बात है। तो सर जैसे आप आज ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स तो वैसे हम भी करीब 2 सालों से अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे घर में कोई चावल बनता है और जो चावल बहुत ज्यादा खाया जाता है और सबका बहुत प्रिय है, तो वो सर के खेत का गया हुआ चावल है। हालांकि ऑर्गेनिक खेती हम भी करते हैं, लेकिन सर जितनी अच्छी खेती अभी भी हम नहीं कर पा रहे। अभी भी हम सीख रहे हैं सर से धीरे धीरे। तो सर चैलेंजेस क्या क्या आते हैं ऑर्गेनिक जब हम ग्रो करते हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। शुरुआती दौर में जैसे मैंने कहा कि वेस्ट डिकम्पोजर एक मिरेकुलस खाद है, लेकिन जब मुझे प्रैक्टिकली मैं इस फील्ड में आया लार्ज स्केल पर, तो आपको एक तो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए कार्बन की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको जैविक वेस्ट चाहिए, और डिकम्पोजर आपको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया प्रोवाइड करता है। लेकिन यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मौजूद नहीं है, केवल वेस्ट डिकम्पोजर है या जीवामृत है, तो उससे आप या गौमूत्र है, तरह तरह के लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो ये पर्याप्त नहीं है। एक तो इनपुट की प्रॉब्लम है कि स्टैंडर्डाइज इनपुट कितना मात्रा 1 एकड़ में डाल करके क्या रिजल्ट आएगा और कब उसका एप्लीकेशन करना है, ये किसान को नहीं पता है। और न ही मैंने कोई ऐसा रिसर्च पेपर अभी तक जो नेट के अंदर ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज पैमाना अभी तक मुझे नहीं दिखा। एक ऑस्ट्रेलियन रिसर्च पेपर मैंने जरूर देखा, उसमें पर एकड़ में 3 टन गोबर और उसको फॉस्फेट रिच करने के लिए 1 क्विंटल करीबन फॉस्फेट का उन्होंने रिकमेंडेशन किया हुआ है। तो नंबर 1 तो आपके इनपुट का कोई क्लियर पैमाना नहीं है। सही बात है। नंबर 2, जब आप समहाउ ग्रो कर लेते हैं, तो जो वीड्स की अभी कोई दवाई नहीं है। आप मैकेनिकल वीडिंग यदि लीनियर पद्धति से लगा रहे हैं तो थोड़ी उसमें कर सकते हैं। पिछले साल मैंने 7.5 एकड़ धान में 64,000 रुपए की वीडिंग कराई थी, और ये कॉमन किसान के बस का नहीं। तो नंबर 2 प्रॉब्लम आती है कि वीड को किस तरीके से कंट्रोल करें। नंबर 3 पर ये प्रॉब्लम है, आपके पास कोई स्टैंडर्डाइज पेस्टिसाइड नहीं है। अभी हम तरह तरह के एल्कलाइड्स, जैसे नीम की पत्ती है, वो बहुत सारी पत्तियाँ गौमूत्र में सड़ाओ या वेस्ट डिकम्पोजर में सड़ाइए, उसको यूज़ करते हैं, या गौमूत्र सीधे यूज़ करते हैं। लेकिन
ये एक लिमिटेड रेंज के पेस्ट को कंट्रोल करने में मदद करती है। यहाँ तक कि 10,000 ppm का नीम भी यदि आपका खरीफ का फसल है तो उसमें फेल हो जाता है। ये मेरे यहाँ मैंने देखा है कि 10,000 ppm का नीम ऑयल फेल हो गया है। तो अभी किसानों को पेस्ट के लिए मतलब पेस्ट कंट्रोल के लिए बहुत सारी ऑर्गेनिक वेराइटीज़ की दवाइयाँ हमको इसकी ज़रूरत है। इसके आगे जब हम आगे जाते हैं, ये 3 स्टेज अगर वो कर लें तो चौथा कोर प्रॉब्लम, किसान के पास कोई ऐसा आउटलेट नहीं है जहाँ वो पैदा करके उसको अपनी मार्केटिंग करे। जो केमिकल सिंथेटिक से हम उगा रहे हैं उसके लिए मंडियां हैं या व्यापारी घर पर आ जाता है, लेकिन इसमें अभी किसान को, यद्यपि उसका प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है, फिर भी उसको मार्केट की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो जहर मुक्त उत्पादों के लिए भी जो है डिस्प्लेज या ऐसे मार्केटिंग वेंचर्स होने चाहिए। यस, गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से, जैसे हमारे उत्तराखंड में 9 तहसील करीबन या ब्लॉक्स हमने पूरी तरीके से ऑर्गेनिक घोषित किए हुए हैं, लेकिन क्या उनमें ऑर्गेनिक खाद, जैसा मैंने कहा, वहाँ वो उपलब्ध है स्टैंडर्डाइज कि वो क्या डाले? क्या उसके पास वीट कंट्रोल के लिए कोई गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म उपलब्ध कराया हुआ है? क्या पेस्ट कंट्रोल के लिए वेराइटीज ऑफ दवाइयाँ उपलब्ध हैं, या किसान बेचारा खुद स्ट्रगल कर रहा है? चौथे, फिर किसान का अगर वो है तो प्रोडक्ट उसको बेचने के लिए क्या तरीका है? और ऑर्गेनिक मार्केट के अंदर इसके अलावा एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि सर्टिफाइड किसान काफ़ी संख्या में है। यदि आप गूगल करते हैं तो वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख किसान करीबन इस समय सर्टिफाइड हैं। मैं आपके सभी पेरिफेरियल डिस्ट्रिक्ट, मतलब उत्तराखंड के जितने भी उधम सिंह नगर से लेकर के सहारनपुर तक के पेरिफेरियल डिस्ट्रिक्ट्स में मैं हुआ आया हूँ, और यहाँ मैं हरिद्वार वगैरह में मैंने बहुत सारे वर्कशॉप भी किए हैं, अपने उधम सिंह नगर में किए हैं। मुझे बहुत ही फ्यू सेलेक्टेड नंबर्स के ऑर्गेनिक किसान मिलते हैं। उसके बावजूद मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हमको दिखता है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि कंज्यूमर चीट हो रहा है? तो इसको भी कहीं ना कहीं हमको चेक करना जरूरी है। तो दैट कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक समझ के खा रहे हैं तो वो वाकई में रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी 100% होनी चाहिए। अदरवाइज इसमें फ्रॉडुलेंट मार्केटिंग चलती रहेगी और ऑर्गेनिक किसान, जो जेन्युइन किसान है, उसका प्रोडक्ट उसको बेचने में दिक्कत आएगी। तो इस तरीके के कोई ना कोई पायलट प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट के पास 1-2 सेलेक्टेड, जैसे उत्तराखंड में हमारा हरिद्वार और उधम सिंह नगर एग्रीकल्चरली बहुत प्राइमरी, मतलब जो है क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर कम से कम रुद्रपुर ब्लॉक में ही सही, हरिद्वार में भी 1-2 ब्लॉक में इस तरीके के, जो मैंने कहा कि ये 4 कोर प्रॉब्लम है, 4 या 5, तो इनको, इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट को वाकई में मतलब कारगर तरीके से काम करना चाहिए, ताकि किसान अपनी समस्या लेकर के वहाँ जाए और वहाँ पे उनको कोई सोल्यूशन मिले। जैसे सर आपने डिकम्पोजर की बात की, यदि कोई हमारे व्यूवर्स में से या कोई हमारा फार्मर इस वीडियो को देखकर अगर डिकम्पोजर के विषय में आपसे जानना चाहे या आपसे कुछ हेल्प चाहे, तो क्या वो आपसे संपर्क कर सकता है? ऑफ कोर्स मैंने बल्कि 2018 में पंतनगर में वेस्ट डिकम्पोजर जो कल्चर है वो तैयार किया था। 4000 बोटल्स मैंने तैयार किए थे। मेरी पूरी टीम थी वहाँ पे, हम लोगों ने 3 दिन में बनाया, मैं खुद था वहाँ पे। लिटरेचर मेरे पास छपा हुआ है, और मैंने वेस्ट डिकम्पोजर के प्रचार के लिए पूरे मतलब उत्तराखंड के पेरिफेरियल डिस्ट्रिक्ट से लेकर के इस पूरे एरिया में हर जगह कैंपिंग की हुई है। और मैं अभी भी फार्म पर भी हमेशा मेरे यहाँ 15 ड्रम करीबन बने रहते हैं। जी जी। प्लास्टिक के बोतल रखे हुए हैं, लिटरेचर मेरा छपा हुआ है, एनीबडी कैन कम हियर, और मेरी अनुपस्थिति में वो ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मैं शेयर करूंगा, आपका नंबर स्क्रीन पे शेयर करूंगा, कोई भी ले सकता है। सो ये तो बहुत अच्छी, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू फार्मर सर, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और डिकम्पोजर से, क्योंकि ये सब बायो है जहाँ तक मेरी जानकारी, क्योंकि मैं भी डिकम्पोजर यूज करता हूँ अपनी फील्ड में, और इसका बहुत अच्छा सर। जैसे इसके अलावा आप कुछ ये डीएपी के, यूरिया के सब्स्टिट्यूट्स के रूप में कुछ प्रॉम या कुछ ऐसा भी आप रेडी कर रहे हैं? मैं एक्चुअली डिकम्पोजर, जैसे मैंने कहा कि आपको किसी भी खेती करने के लिए प्राइमरी तौर पर एनपीके की जरूरत है, तो डिकम्पोजर एनपीके का सफिशिएंट अमाउंट सप्लाई नहीं कर सकता है। यानी कि आपको ग्रो करना, मतलब अगर यूरिया और उस लेवल पर आना है तो आपको एनपीके सफिशिएंट लेवल पर
पौधों को सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अदरवाइज आपके पौधे ड्वार्फ रह जाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे, उनमें फ्रूटिंग नहीं हो पाएगी। पौधे अगर डेवलप भी हो जाएंगे तो फ्रूटिंग ढंग से नहीं होगी। तो मैं प्राइमरी तौर पर एक तो पर एकड़ एक रॉक फॉस्फेट मैंने मंगाया हुआ है। रॉक फॉस्फेट का 1 क्विंटल यूज करता हूँ। ठीक है। जो डायरेक्ट भी करता हूँ और क्रोम के रूप में भी यूज कर रहा हूँ। क्रोम का रिकमेंडेशन इंडिया में तो 5 क्विंटल पर 1 क्विंटल हमें फॉस्फेट डालने का है, बट ऑस्ट्रेलियन रिकमेंडेशन मैंने देखा कि उनका 30 क्विंटल के ऊपर 3 टन में 1 क्विंटल रॉक फॉस्फेट डालने का रिकमेंडेशन है। और मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि इसमें अगर आप 1 एकड़ में इतना डालते हैं तो गोबर की पर्याप्त मात्रा खेत में चली जाएगी, तभी आपका डिकम्पोजर या कोई भी बैक्टीरियल मतलब जो है हेल्थ उसमें अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। यदि गोबर कम है, मतलब यहाँ जैविक पदार्थ उसमें वेस्ट कम है, तो आपका जो बैक्टीरियल कल्चर है वो उतना काम नहीं करेगा। ठीक बात। मतलब ये दोनों एक दूसरे से, अगर आपको जैविक करना है तो यू नीड, आपको जो है ऑर्गेनिक वेस्ट चाहिए या गोबर चाहिए, और दूसरा उसको डिकम्पोज करने के लिए, बहुत माइनर ब्रेक करने के लिए आपको बैक्टीरिया चाहिए। एक दूसरे के मददगार है। इनमें से अगर एक है दूसरा नहीं है तो उतना नहीं, मतलब प्रभावी सिद्ध नहीं होगा। और उसके अलावा मैं पोटास के लिए एक तो केले का एंजाइम तैयार करता हूँ जो 3 महीने में करीबन तैयार होता है। आपको केले को काट देना है, काट करके आप 1 बोतल पाना, अगर हम, क्योंकि यहाँ मेरी नीड ज़्यादा है तो मैं बड़े उसमें जार के अंदर बनाता हूँ। आप काट करके 1 लीटर में 300 ग्राम केले का छिलका, 100 ग्राम गुड़ और रेस्ट पानी से भरिए और थोड़ा हवा के लिए जो है उसमें एयर के लिए जगह छोड़िए। कितने लीटर की बोतल रहती है? वो आपकी नीड पर है। वरना अगर आप किचन गार्डन कर रहे हैं तो आप 1 बोतल से भी कर सकते हैं। तो शुरुआत में इसमें एयर फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एयर से ही जो है इसकी ब्रेकेज, केले की छिलके की जो ब्रेकिंग होगी वो एयर से ही होगी। तो आपको पर डे खोलना है शुरुआती दौर में काफी, अगर एयर निकालना है आपको पर डे। और जब 1 महीना करीबन हो जाता है तो एयर कम हो जाती है, उसके बाद आप बोतल बंद कर दीजिए। 2-3 महीने रुके रहिए, 3 महीना वो आपका यूज करने के लिए तैयार है। और ऑर्गेनिक जो पोटास है, पोटास की मात्रा केले के छिलके अंदर सबसे ज़्यादा है, तो मैं एक तो इस पर्पज से करता हूँ। और दूसरा पोटास की आपूर्ति के लिए जो आपका हार्डवुड का राख है, यस, हार्डवुड राख के अंदर राख में पोटास की काफ़ी मात्रा है, तो मैं दूसरा पोटास यूज करता हूँ। राख यूज करता हूँ पोटाश के लिए। मतलब सब्स्टिट्यूट्स आपने ढूंढ लिए। पोटाश आपने एक बताया, पोटाश का सब्स्टिट्यूट आपने राख बताया, दूसरा आपने केले का छिलका बताया जिसको आप 3 महीने में ऐसे करते हैं, वो एंजाइम बेस हो गया। और अगर फिजिकल फॉर्म में देखा जाए तो पोटाश एक बहुत अच्छा विकल्प है। और मतलब जो बायो प्रमोटर के लिए मैं ये एलोवेरा यहीं पे मैंने लगाया हुआ है फार्म पे ही। इसको मैं पीस करके डायरेक्ट डिकम्पोजर में डाल करके यूज कर लेता हूँ। और पिछले साल से मैंने, मतलब ये गेहूं के क्रॉप से पोटेशियम ह्यूमेट, जिसको ह्यूमिक एसिड भी कहते हैं, जी, वो भी मैंने शुरू किया और उसके रिजल्ट अच्छे हैं। आपको धीरे धीरे लग रहा है कि पैदावार इन सब चीजों से बढ़ रही है? यस, पिछले साल मेरा गेहूँ बहुत ही उच्च स्तर पे था और इस साल गेहूं अच्छी है। अगर बारिश कम होती तो मेरे गेहूं हो सकता है कि 13-14 या 12-13 क्रॉस कर जाता। पिछले साल केवल 7.5 का था। और रीजन उसका एक बहुत बड़ा ये है कि मैं वीडिंग करने की मतलब जो वीड वाला प्रॉब्लम है वो आपका खेत का न्यूट्रिशन बहुत ले ले रहा है। खेत में न्यूट्रिशन सफिशिएंट सप्लाई हो रही है, लेकिन क्योंकि आप इसमें दवाई का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो इस वजह से न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा पार्ट आपका वीड ले लेगा। और उससे जो बाली बनने की है या पत्तियां बनती, स्टेम बनता, उसके ग्रोथ का हैम्पर होगा। क्या सर सीड को भी आप ट्रीट करते हैं अपने जब आप बोते हैं? सीड में डिकम्पोजर से ट्रीट कर लेता हूँ। ठीक है। और बहुत बार मैं आपका ये सफेद पाउडर में फंगस आती है, ट्राइकोडर्मा से भी ट्रीट करता हूँ और गौमूत्र से भी ट्रीट करता हूँ। सनलाइट का भी यूज करते हैं उसमें आप? सनलाइट का हाँ, थोड़ा पद्धति भी कही गई है कि सीड्स को अगर 2-3 घंटे सनलाइट दिखाया जाए तो क्योंकि एनर्जी का सोर्स है सनलाइट। मैंने इस बार यूज किया तो अच्छा रिजल्ट आया उसको। जी सर, मैं प्रोडक्ट्स पे आऊँगा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स जो हैं आपके अवेलेबल हैं मार्केट में, अगर हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहें।
अभी बेसिकली मैं 3-4 वैरायटी के बासमती राइस तैयार कर रहा हूँ। एक तो प्योर काला है ठीक जो है। छत्तीसगढ़ की वैरायटी है। अभी मैंने ठीक है। मणिपुर की वैरायटी, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक राइस है, ओके, ब्लैक ऑर्गेनिक राइस। ठीक है। 260 रुपीज इसका कॉस्ट है। पर केजी। हाँ, ये इसमें इसके जो बेसिकली ये इसका जो Benefits इसके। हाँ बेनिफिट है, इसमें एंथोसाइनिन जो एंटीऑक्सीडेंट है इसका भंडार है, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो है, ओके, और ये आपका फाइबर रिच भी है, ओके, तो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, आपका पेट साफ करता है, और हार्ट के लिए भी अच्छा है। तो गट हेल्थ के लिए तो ये रामबाण चीज हुई। इसको एंटी कैंसरस माना जाता है, लेकिन ये एंटी कैंसरस का मतलब कुछ लोगों का मतलब ये न समझे कि यार कैंसर हो गया तो काला चावल खाए तो ये ठीक हो गया, नहीं। मतलब ये प्रिवेंट करेगा। यदि आपके फ्री रेडिकल्स बॉडी में ज्यादा बन रहे हैं, अगर आप इसको यूज करते हैं तो फ्री रेडिकल्स बाहर आएंगे, आपके सेल जो है बचे रहेंगे, वो मतलब फर्दर डैमेज होने से बचे रहेंगे। ये प्रिवेंटिव साइड में है। इसके बनाने की विधि भी कुछ डिफरेंट है थोड़ा सा। ये करीबन 35 मिनट में पकता है। इसमें मैंने प्रिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, सब लिखा है। मतलब ये लिखा हुआ है कि यार कैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को हम एक कॉमन लेमन पहचानेंगे, मैंने इसमें लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। और बनाने का तरीका यही है, इसको आपको 35 मिनट कुकर में आप रखें, और पानी का रेशियो 1:1 है, स्ट्रिक्टली 1:1। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने इसमें मतलब आधी कटोरी और ऊपर से डाल दिया तो ये बिल्कुल गीला हो जाएगा आपका। हाँ, गीला हो जाएगा और आपका चावल फट जाएगा। आपको स्ट्रिक्टली एडहेयर करना है कि यार मुझे एक चावल और एक पानी रखना है। पानी अगर थोड़ा कम रखेंगे तो इट वुड बी मोर बेटर। ग्रेट। और आप कुकर में पकाइए और 35 मिनट लेगा। 35 मिनट। यस, 35 मिनट, क्योंकि इसका जो आउटर सेल है वो एज इट इज है। जैसे ब्राउन राइस भी 35 मिनट में पकता है। अनपॉलिश्ड राइस जिसको हम बोल सकते हैं। वो ब्राउन राइस भी मेरा भरपूर स्टार्च हर Yes, चीज की yes, मात्रा इसमें। yes। ठीक है सर। एक बासमती और की ये variety। बासमती है। ये इसमें जैसे मैं ये अगर मेरे पास टेस्टेड वो नहीं है, लेकिन मैं 100% ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर आपके बॉडी को जितनी भी जरूरत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की है, वो मिनरल्स और लवण इसमें मौजूद है। क्योंकि मैं खल डाल रहा हूँ, खल में आपके बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। गौमूत्र में 18 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैं एलोवेरा यूज करता हूँ, उसमें 52 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ना। तो इसलिए जब आपके खेत में जो चीज पड़ी होती है वो आपके फसल के अंदर आती है। इसमें अगर आप पेस्ट कंट्रोल के लिए दवाइयाँ डालेंगे तो इसमें मौजूद है। और इसका पकाने का भी तरीका सेम है कि इसमें आपको पानी का रेशियो एक चावल पानी 1:1 का रेशियो है, और एक लाइट से उसमें आप पकाइए कम आंच पे, और एक सीटी में चावल तैयार हो जाता है। बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब ओल्डेस्ट आदमी को भी इसको चबाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आदमी। इसका तो सर मैं भी सोची हूँ कि पिछले 1.5 साल से ही चावल मेरे घर पे यूज हो रहा है। तो अगर मेरे पास क्योंकि टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, अदरवाइज जो मैं दावा कर रहा हूँ इट इज अवेलेबल। नहीं सर, दावा इस चावल की तो टेस्टिमनी मैं भी दे सकता हूँ कि जनरली जब हम चावल खाते हैं हमारा पेट अफरता है खा के। एकमात्र यही चावल ऐसा अब तक मुझे मिला कि खाने के बाद में आप और खाने का भी आपका मन करेगा, आपको हैवीनेस फील नहीं होगी कि ये बहुत खा लिया करके, ऐसे वाली फील नहीं आएगी। और ये सर घर में ये हमारा मतलब वन ऑफ द क्या कि घर में 4-5 वैरायटी के चावल रखे होते हैं, बिरयानी के लिए अलग होता है। नॉर्मली कोई गेस्ट आ जाए तो उसके लिए हम लोग आजकल लंबा वाला जो आजकल फैशन में, तो कहते हैं जो बेस्ट चावल अगर हमारे घर में गिना जाता है तो वो ये गिना जाता है कि भाई वो वाला। और इस चावल का नाम भी यही है कि आईजी साहब वाला चावल। घर में बच्चों को पता है कि आईजी साहब वाला चावल है, तो जब ये चावल बनता है तो इसकी जो है अलग ही। अच्छा सर, ये तीसरा प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा बताएं। ये व्हीट फ्लोर है। इसमें नॉर्मल व्हीट मेरा है 26 का 226, और इसमें 25% ब्लैक व्हीट से मैंने इसको ब्लेंड किया हुआ है। और इसका जो ब्लैक व्हीट से ब्लेंड करने का फायदा ये है कि आपको एक तो ये एंटी कैंसरस हो जाता है लाइक ब्लैक राइस के, क्योंकि इसमें भी एंथोसाइनिन है ब्लैक राइस की तरह। और दूसरा ये मेटाबॉलिज्म को 100% इम्प्रूव करता है, और ये ग्लूटेन फ्री है। इसकी रोटी आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि यार कोई आप मोटे अनाज का वो खा रहे हैं, लेकिन मोटे अनाज खाने में आपको थोड़ा सा लगता है कि यार हमने कोई मोटी चीज खा रहा है, लेकिन ये आप खाएंगे तो इट इज द सॉफ्टेस्ट वन। मैंने जितनी भी रोटी आज तक खाई है
ये सॉफ्टेस्ट है, आप हाथ से तोड़ेंगे तो यूं ही टूट जाएगा क्या बात। और चबाने में दिक्कत नहीं है। जैसे आपको कोर्स ग्रेन के अगर खाने हो तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है आपको, घी या कुछ न कुछ जो है शॉर्टनर तो वो हार्ड हो जाता है थोड़ा। यस यस, हाँ। वो हार्ड हो जाता है। तो सर ये प्रोडक्ट्स, हम नंबर तो आपका शेयर करेंगे ही, तो ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं दर्शकों के लिए अगर कोई इसमें खरीदना चाहता है? रुद्रपुर में भी अवेलेबल है और हल्द्वानी में स्टोर्स में है, एक साइन इन करके हल्द्वानी में है, उसके यहाँ पर है। और देहरादून में रमाडा होटल 5 स्टार होटल है, वो स्पेशल डिश के तौर पर मेरे ब्लैक राइस और ये हाँ गेहूँ के आटा जो ब्लेंडेड है इसको अपने उसमें वो रखा उन्होंने मेनू में। और देहरादून में अभी मेरे सुविधा चैन से बात हो रही है, लेकिन 2-3 स्टोर्स में हमने देहरादून में ऑलरेडी रखा हुआ है। और हरिद्वार शिवालिक नगर में एक पहाड़ी स्टोर करके जल्द ओपन होने लगा है, लेकिन वो सेल कर रहे हैं वहाँ पर भी मेरे प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि रुद्रपुर में सर के जो प्रोडक्ट्स है वो पंजाबी हांडी रेस्टोरेंट है, नैनीताल हाईवे पे हमारा एक और वेंचर है, तो वहाँ पे एक ऑर्गेनिक शेल्फ है, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई इच्छुक होगा वो अपनी इंक्वायरी वहाँ भी रेज कर सकता है। नंबर्स भी हम स्क्रीन पे शेयर कर देंगे। और एक बार एक्सपेरिमेंटल तौर पे ही सही, लेकिन एक बार हमारा जो ब्लैक राइस है और जो ये बासमती राइस है सर का एक्सपीरियंस जरूर कीजिए, और एक्सपीरियंस करने के बाद में फिर फीडबैक जो है वो कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत हम तो क्योंकि सर को सालों से देख रहे हैं। सैटरडेज और संडेज में मोस्टली अधिकारी लोग आराम करते हैं, लेकिन सर को जब भी समय मिलता है देहरादून से तो सर तुरंत फ्लाइट लेके, ट्रेन लेके या अपनी गाड़ी से फार्म पे आ जाते हैं। और बहुत लगाव सर का जो है, मैं जो आज की जो यंग जनरेशन है मैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत समझता हूं सर को, कि इस एज में भी सर का जो डेडिकेशन है अपनी जमीन पे, जो सर के खेतों के साथ सर का जो जुड़ाव है अपना, ये हमारी जो नई जनरेशन है उसको मेरे हिसाब से कि सोचना चाहिए कि अगर इस एज में आकर और सर जो है इतना डेडिकेटेडली, इतनी पैशनेटली इतने सुंदर प्रोडक्ट्स जो है निकाल कर ला सकते हैं खेती के दम पर, तो हमारी जो जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी से बहुत साउंड है, वो तो वो बहुत कुछ कर सकती है। अगर तो सर कुछ यूथ को अगर कोई आप एक संदेश देना चाहें इस चैनल के माध्यम से? मैं तो ये कहूँगा कि हमें हेल्दी एंड सेफ फूड की जरूरत है जी, और उसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। मैं क्या खा रहा हूँ, क्या वो हेल्दी है? यदि यूथ अगर इस चीज पर विचार करने लग जाएगा तो लोग बेहतर खाने की ओर जाएंगे, और बेहतर खाने की ओर जाएंगे तो किसानों की भी हालत सुधरेगी। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें से हमारी टोटल इनकम का 30 से 35% जो है हम खाने के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में हमारा अगर हम देखते हैं, चाहे वो किसी भी सेगमेंट का परिवार हो, वो टोटल फूड इतनी सब चीपर रखी हुई है हमारे यहाँ कि वो किसान अल्टीमेटली वो जब चीपर रखी जाएगी तो किसान के ऊपर ही जाएगा। किसान इसलिए नहीं उठ पाता है क्योंकि उसका प्रोडक्ट को इतना चीप बना के रखा हुआ है डिफरेंट रीजन्स की वजह से। तो मैं चाहूँगा कि हमारे यूथ्स ऑर्गेनिक खाएं, बेहतर खाएं, सो दैट कि किसान की भी हालत सुधरे और उनका हेल्थ सुधरे, क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपकी कोई लाइफ नहीं है। हम क्रीप करने के लिए माना दवाइयों से हम 85 ईयर्स जी जाएं, 70 ईयर्स जी जाएं, अगर हम दवाइयों के बल पर जी रहे हैं तो जीना कोई फायदा नहीं है। 85% अमेरिकन के बारे में भी कहा जाता है कि वो लास्ट में 5 नेचुरल आइटम नहीं कर पाते हैं, कपड़े नहीं पहन पाते हैं। जब उनकी उम्र 80 से प्लस हो जाती है, वो अपने लेटरिन बाथरूम नहीं जा पाते हैं, उनको हेल्प की जरूरत पड़ती है ना, वो अपना फूड खुद नहीं खा पाते हैं उसके लिए। तो ऐसी लाइफ मेरे ख्याल से दवाइयों के बल पर कोई मतलब चूज करना अपने लिए अच्छा नहीं है। लेट अस हैव ए हेल्दी लाइफ, तो वो हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी वातावरण में रहें, मेरे ख्याल से तो उनके लिए भी अच्छा है और हमारे किसानों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनको उनके प्रोडक्ट्स के थोड़े से दाम मिल जाएंगे। थैंक यू सर, इट वाज रियली हेल्दी डिस्कशन और बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे हमारे को प्राप्त हुई। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।